अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 जो है उसको डिस्कस करेंगे कि 2025 में पंजाब के तमाम बोर्ड्स में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर आयंस, अंडर व्हाट कंडीशंस दे आर प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले हम आयंस की डेफिनेशन लिखेंगे कि आयंस ऐसी स्पीशीज हैं जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस कैरी करते हैं। यानी स्पीशीज विच कैरी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर कॉल्ड आयंस। इनकी टाइप्स क्या है? तो सिंपल आयंस होते हैं जो कि एटम्स के आयंस हैं। व्हेन एन एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म केट आयंस और एन आयंस रिस्पेक्टिवली। जैसा कि Na पॉजिटिव 1 है, Ca पॉजिटिव 2 है, एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3 है। ये जो इसके ऊपर चार्ज है आप जानते हैं कि डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +1 चार्ज, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इस तरह से फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके F नेगेटिव बन जाता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके O नेगेटिव 2 बन जाता है, एटसेट्रा। मॉलिक्यूलर आयंस, when a molecule lose or gain electron it form molecular ion methane positive in CH4 positive, N2 positive, NCO positive। ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है कि आयंस प्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मेथड्स। नंबर 1, बाय डिसॉल्विंग आयनिक कंपाउंड्स इन पोलर सॉल्वेंट्स। आयनिक कंपाउंड्स को स्टूडेंट्स अगर हम पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व कर दें, जैसा कि सोडियम क्लोराइड है, पानी में डालें तो सोडियम आयन बन जाएगा और क्लोराइड आयन बन जाएगा। और दूसरा है कि मेल्टिंग द आयनिक कंपाउंड्स, के आयनिक कंपाउंड्स को हम मेल्ट कर दें, जैसा कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस होता है। 801 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करेंगे तो भी वो अपने आयंस में तब्दील हो जाएगा और आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। और तीसरा तरीका है बाय पासिंग एक्स रेज एज इलेक्ट्रॉन बीम और अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द गैसियस स्पीशीज। गैसेस में से अगर हम एक्स रेज, इलेक्ट्रॉन बीम या अल्फा पार्टिकल पास करते हैं तो भी आयंस प्रोड्यूस होते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी मेनी टाइम्स बोर्ड के पेपर्स में आया हुआ है कि नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैंपल ऑफ एलिमेंट हैज अ मास ऑफ 20.18 AMU, एक्सप्लेन विद रीजन। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि व्हाई एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स आर ऑफन इन फ्रैक्शंस, कि एलिमेंट्स की एटॉमिक मैसेज आमतौर पर फ्रैक्शंस में क्यों होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ये है कि इनफैक्ट द एटॉमिक मैसेज डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। नंबर 1, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटॉप्स, और सेकंड है देयर नेचुरल अबंडेंसीज। एक एग्जांपल के साथ हमने इसको शेयर किया है कि नियॉन एटम के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 10 नियॉन, 20, 21 एंड 22, with their natural abundances 90.92%, 0.26% and 8.82% रिस्पेक्टिवली। एवरेज एटॉमिक मैस निकालने के लिए हम हर आइसोटॉप के मैस को उसकी नेचुरल अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं और 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 90.92 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 0.26 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 8.82 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 20.18 AMU। Hence average atomic mass of elements are often in fractions, के एवरेज एटॉमिक मास जो है वो चूंकि आइसोटॉपिक मास और उनकी रिलेटिव अबंडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लिहाजा वो फ्रैक्शंस में होते हैं। और आप देख लें कि तीनों ही नेचुरल अबंडेंसीज जो है वो क्या है, इटसेल्फ फ्रैक्शन में है, और तीनों में से कोई भी मास फ्रैक्शन में नहीं है। मीन 20, 21, 22 ये होल नंबर्स हैं, जबकि 90.92, 0.26, 8.82 ये फ्रैक्शंस हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिफाइन इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउ दीज आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो हम डेफिनेशंस लिखेंगे इंपिरिकल फार्मूला की एग्जांपल के साथ कि इट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव्स द simplest whole number ratio between the atoms of different elements and compound. For example,
बेंजीन C6H6 का एम्पिरिकल फार्मूला CH होता है, while that of glucose C6H12O6 का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O होता है। इस तरह से मोलेकुलर फार्मूला की डेफिनेशन करेंगे। इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। फॉर एग्जांपल कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, जबकि ग्लूकोज का C6H12O6 है। मोलेकुलर फार्मूला इज इंटीजरल मल्टीपल ऑफ इंपिरिकल फार्मूला, और इंपिरिकल फार्मूला को जब हम इंटीजर n से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो मोलेकुलर फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो n इंटीजर है, ये किस तरह से फाइंड करते हैं? मोलेकुलर मास को डिवाइड करते हैं इंपिरिकल फार्मूला मास के ऊपर, तो हमारे पास इंपिरिकल फार्मूला आ जाता है। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डिफाइन द फॉलोइंग बाय गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स। अक्सर ये डेफिनेशंस आती हैं, आप लोगों को एग्जांपल के साथ मेंशन करना है। मोल एंड मोलर मास, you know, when atomic mass, molecular mass, formula mass or ionic mass of any substance expressed in gram is called molar mass, and the quantity is called simply mole. For example, 1 gram atom of carbon is equal to 12 gram, 1 gram molecule of water is equal to 18 gram, etc. उसके बाद डेफिनेशन पूछी गई है मोलर वॉल्यूम की, कि मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन करें एग्जांपल के साथ। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस और 273 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। तो किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल जो STP के ऊपर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो उसका मोलर वॉल्यूम कहलाएगा, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 22.414 डेसीमीटर क्यूब होती है। फॉर एग्जांपल 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी 1 मोल होता है हाइड्रोजन का, और किसी भी चीज के 1 मोल में मॉलिक्यूल यानी पार्टिकल्स की तादाद एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होती है 6.02 टाइम्स ऑफ 10^23, और इसका वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह से 16 ग्राम ऑफ मीथेन, जो कि 1 मोल मीथेन का होता है, इसमें भी एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। अब आपके सामने है कि हाइड्रोजन का मैस 2 ग्राम है, मीथेन का मैस 16 ग्राम है, दोनों के मैसेज डिफरेंट हैं, दोनों के साइजेस भी डिफरेंट है, मगर दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, ये लाजमी नोट करनी है नीचे, कि साइजेस एंड मैसेज डू नॉट अफेक्ट द टोटल वॉल्यूम as a gas molecule, as gas molecules are at larger distances from each other, और आमतौर पर ये डिस्टेंस इनके दरमियान में इनके अपने डायमीटर का 300 गुना होता है। सो 300 टाइम्स ये डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। यही वजह है कि इनके साइज और मैसेज जो है वो इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होते। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इस तरह से भी बोर्ड के पेपर में आता है कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ मीथेन occupy similar volume separately at STP, give reason। तो अगेन आपको मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन लिखना होगी, और ये नीचे वाली जो 2 लाइंस हैं कि साइज एंड मैसेज डू नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम, बिकॉज नॉर्मल कंडीशंस में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर हर गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा फासले पे होता है, और आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये फासला इनके दरमियान में इनके अपने साइज का, इनके अपने डायमीटर का 300 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन स्टोइकियोमेट्री, राइट इट्स assumptions। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज टू बी ओबेड ड्यूरिंग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, एक्सप्लेन विद रीजन। तो सबसे पहले हम स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन लिखेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between reactants and products in a balanced chemical equation. For example, 4 gram of hydrogen react with 32 gram of oxygen gas to form या to produce 36 ग्राम ऑफ वाटर। इसको स्टूडेंट्स आप लोगों ने 36 ग्राम ये चेंज कर लीजिएगा, 32 ग्राम
ऑक्सीजन और 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो स्टूडेंट्स ये 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता है। ये छोटी सी मिस्टेक है, इसको नोट कर लीजिएगा और साथ में रिएक्शन लिख दे, 2H2 + O2 goes to 2H2O। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं। इनकी बेसिक assumptions क्या है? नंबर 1 है all the reactants must be completed converted into the products, mean law of conservation of mass has to be obeyed। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑल इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मींस ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी कंप्लीटेड कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। तो ये जरूरी है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए। दूसरी इसकी बेसिक assumption है नो साइड रिएक्शन अकर्स, कि साइड रिएक्शन मीन बाई प्रोडक्ट कोई नहीं बनना चाहिए। Hence, it is necessary to follow law of conservation of mass during stoichiometric calculations। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स पास्ट पेपर्स में ये आया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। डिफाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट, राइट डाउन स्टेप्स टू आइडेंटिफाई इट। लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन, अ रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन अ केमिकल रिएक्शन, या कंप्लीटली या अर्लियर कह सकते हैं, एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। For example, when 2 moles of hydrogen are reacted with 2 moles of oxygen to form water, hydrogen is limiting reactant and consumed completely। जब हम 2 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा और उस वक्त हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका होगा जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जबकि ऑक्सीजन बच जाएगा। और इसकी इक्वेशन मैंने पिछले क्वेश्चन में दी है, आप वहां से इसको नोट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट किस तरह से है कि सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, कि आपको जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दिया गया है स्टूडेंट्स उसको आप मोल्स में कन्वर्ट कर लें और फिर उसकी मदद से आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से उसके प्रोडक्ट्स के मोल फाइंड करें। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नंबर 3 है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एज लिमिटिंग रिएक्टेंट दैट गिव्स द लीस्ट मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये 3 स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डिफाइन परसेंटेज यील्ड, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो यील्ड्स की डेफिनेशन और यील्ड की टाइप की डेफिनेशंस, ये भी बाज का सिंपल क्वेश्चन आ जाता होता है। तो आप लोगों को पता ही है यील्ड क्या है, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, कि जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, तो जितना भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें हासिल हो रहा होता है वो उसका यील्ड कहलाता है। और अगर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम थ्योरेटिकली फाइंड करते हैं तो ये थ्योरेटिकल यील्ड कहलाती है। और अगर कोई प्रैक्टिकली हम कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी के अंदर और एट द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हम उसकी प्रोडक्ट जो है वो हासिल करते हैं, तो वो जो अमाउंट इन एक्चुअल हमें हासिल होगी वो उसकी एक्चुअल यील्ड कहलाएगी। और परसेंटेज यील्ड क्या होती है, इन दोनों की रेशो होती है जो कि 100 से मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है। तो इट इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल यील्ड टू दैट ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड विद 100। Efficiency of reaction is expressed as percentage yield, which is equal to actual yield divided by theoretical yield multiplied with 100। कि एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है। और एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। इसकी नंबर ऑफ रीजंस हैं, जिनमें पहली रीजन ये है कि प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस पर्सन हैज मेनी शॉर्ट कमिंग्स एंड कैन नॉट गेट द एक्सपेक्टेड यील्ड, कि उसका एक्सपीरियंस नहीं होता रिएक्शन को परफॉर्म करने का, जिसकी वजह से वो बहुत सारे जो लॉसेस हैं वो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस वो होती हैं और एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। मसलन मैकेनिकल लॉसेस हैं ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन है, अगर प्रॉपर नहीं होगी। फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन जब आप फिल्टर पेपर के साथ करते हैं या कोई भी मेथड आप यूज करते हैं तो फिल्ट्रेशन के दौरान भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है, डिस्टिलेशन में, वॉशिंग में और ड्राइंग में। तो ये तमाम तर प्रोसेसेस जो है जो स्टेप बाय स्टेप आपके प्रोडक्ट की जो एक्चुअल यील्ड है उसको क्या कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं। और तीसरी बात है कंपीटिंग साइड रिएक्शन। बात
रिएक्टेंट्स जो हैं वो मेन प्रोडक्ट्स में जाने के बजाय कुछ ना कुछ साइड प्रोडक्ट्स साथ में बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी कुछ अमाउंट साइड प्रोडक्ट्स बनाने के अंदर कंज्यूम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा एक्चुअल जो यील्ड है वो कम हो जाती है। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम have equal number of atoms in them justify। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड पेपर्स में आता है। आप लोग जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, जबकि यूरेनियम का 238 है, और नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फार्मूला आप लोग जानते हैं, मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर होता है। तो इस तरह से हम सोडियम और यूरेनियम दोनों के एटम्स निकालते हैं, तो दोनों के एटम्स एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल आते हैं। लिहाजा एंड पे हम क्या लिखते हैं हेंस वी मे से दैट नंबर ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूरेनियम एटम्स। नो डाउट कि उनके मैसेज डिफरेंट हैं, बट उनके मोलर मैसेज जो से जब हम डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल जो आते हैं वो सेम आते हैं। जब नंबर ऑफ मोल सेम आते हैं तो पार्टिकल्स की तादाद भी सेम होती है। चलते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन एटम जस्टिफाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम बोर्ड के पेपर्स में ये आया हुआ है कि मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन एटम जस्टिफाई। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 ग्राम पर मोल है, ये मोलर मास, जबकि कार्बन का है 12 ग्राम पर मोल, मोलर मास आप कह लें या ग्राम एटॉमिक मास। mass of one magnesium atom, तो 24 डिवाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर, तो आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 10⁻23 ग्राम। इसी तरह से मैस ऑफ वन कार्बन एटम निकालेंगे तो 12 ओवर एवोगैड्रोस नंबर आ जाएगा, जो कि इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ 10⁻23 ग्राम के। अब एक एक एटम का मैस आप लोगों के सामने आ गया हुआ है। आखिर पे एक लाइन आप लोग लिखेंगे, हेंस इट इज क्लियर दैट मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ द कार्बन एटम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स इन देम जस्टिफाई। मैंने कॉलम बना के लिख दिया है, एक साइड पे ग्लूकोज के, दूसरी साइड पे सुक्रोज के। तो देखें, मोलेकुलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम पर मोल, जबकि मोलेकुलर मास ऑफ सुक्रोज इज 342 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल ये आप लोग फाइंड कर लें मास डिवाइड बाय मोलर मास से, जो कि सेम है। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो स्टूडेंट्स इनके एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो है वो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 6.02 टाइम्स 10⁻23। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैव एटम्स 24, जबकि वन सुक्रोज मॉलिक्यूल हैव एटम्स 45। यानी आप फार्मूला देखें ना, C12H22O11, C12H22O11, सो 12 प्लस 22 प्लस 11 ऐड करें स्टूडेंट्स 45 बनेंगे। और उधर से ग्लूकोज का फार्मूला देख लें, C6H12O6, तो 6 प्लस 12 प्लस 6 तो 24 आएंगे। तो एवोगैड्रोस नंबर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कितने एटम्स उनके होंगे, सो 24 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और सुक्रोज के एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल जो है इनके एटम्स कितने होंगे, 45 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। आखिर पे कंक्लूजन लिख देंगे, हेंस इट इज कंक्लूडेड दैट नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल, whereas the total number of atoms of glucose are not equal to the total number of atoms in sucrose। so atoms जो है वो बराबर नहीं है, जबकि ग्लूकोज की तादाद क्या है वो बराबर है। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ 2.74 मोल्स ऑफ KMnO4। तो आपको मोल्स दिए गए हैं KMnO4 के और मास निकालने का कहा गया है। तो मोल 2.74, मोलर मास आप लोग निकाल लें। पोटेशियम 39 होता है, मैंगनीज 55 होता है। सो 39 प्लस 55 प्लस ऑक्सीजन 16 होता है, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो 64। इन तीनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो 158 ग्राम पर मोल बनेगा। सो 2.74 मल्टीप्लाई बाय 158, तो आंसर आ जाएगा 438 ग्राम। कई दफा ये पास पेपर्स में क्वेश्चन आ चुका हुआ है।
इसी का बी पार्ट है, कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ 5.136 मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट। सो मास फाइंड करना है, मोल्स दिए हुए हैं 5.136, मोलर मास जो है सिल्वर कार्बोनेट का, सिल्वर 108 होता है, तो दो सिल्वर को जब आप 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 है, प्लस कार्बन का 12 होता है, तीन ऑक्सीजन का 48 है, तो ये मिलके 60 हो गया, तो 270 ये 275.6, रफली 276 हम इसको बोलते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट कितना है 275.6 ग्राम पर मोल है। गिवन नंबर ऑफ मोल्स 5.136 है, मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स 1416.2 ग्राम आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, कैलकुलेट द मास इन ग्राम of 10⁻³ मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अगेन मोल दिए गए 10⁻³ फ्रैक्शंस में निकाल लें, डेसिमल में निकाल लें, 0.001 आ जाएगा। मोलर मास मैग्नीशियम सल्फेट का, मैग्नीशियम 24 होता है, सल्फर 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दें, 64 प्लस 32 प्लस 24, तो ये स्टूडेंट 120 ग्राम पर मोल बनेगा, जो कि उसका मोलर मास है। मल्टीप्लाई कर दें दोनों को तो 0.12 ग्राम आंसर आ जाएगा। और ये भी कई दफा पास्ट पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आ चुका हुआ है। इसी का फिर बी पार्ट है, कैलकुलेट द मास इन किलोग्राम। ये भी कई दफा आया हुआ है, 2.6 टाइम्स ऑफ 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। तो मोलर मास SO2 का 64 ग्राम होता है। यहीं पे आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमें आंसर किलोग्राम में निकालना है। 0.064 ग्राम, 64 ग्राम को 1000 पे डिवाइड कर दे तो 0.064 किलोग्राम बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो जब मोलर मास आप निकाल लेते हैं, तो मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास, तो उसके अंदर पार्टिकल कितने होंगे, एवोगैड्रस नंबर होंगे। तो अब ये जो हमने वेट या मास निकाला है 0.064 किलोग्राम, ये एवोगैड्रस नंबर मॉलिक्यूल का जो है वो मास है। सो 6.02 टाइम्स ऑफ 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हैव मास 0.064 किलोग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालेंगे, तो मोलर मास को एवोगैड्रस नंबर पे स्टूडेंट्स डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। और हमारे पास कितने मॉलिक्यूल का मास निकालना है, 2.6 टाइम्स ऑफ 10⁻20, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 2.70 टाइम्स ऑफ 10⁻5 किलोग्राम। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, के कैलकुलेट द ग्राम एटम, यानी मोल्स निकालने हैं। ये एग्जाम्पल न्यूमेरिकल है, आप लोगों का बुक के अंदर दिया हुआ है, कई दफा ये पास्ट पेपर्स में आ चुका हुआ है कि 0.1 ग्राम सोडियम के मोल निकाले। तो स्टूडेंट्स मैस दिया गया 0.1 ग्राम, मोल निकालने हैं, मोलर मैस सोडियम का 23 होता है। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो 0.1 डिवाइड बाय 23, तो आंसर आ गया 0.0043 मोल्स। इस तरह से इसी का बी पार्ट है, 0.1 किलोग्राम सिलिकॉन का भी हमने मैस निकालना है। सो मैस ऑफ सिलिकॉन का इसके मोल्स निकालने, मैस दिया गया 0.1 किलोग्राम, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर ले, 100 ग्राम हो जाएंगे। मोलर मैस स्टूडेंट्स 28 ग्राम पर मोल है। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला लगाएंगे, मैस डिवाइड बाय मोलर मैस, तो 3.56 मोल आ जाएंगे। ये साथ में राइट साइड पे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ 2.78 टाइम्स ऑफ 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। ये क्रोमाइल क्लोराइड का फार्मूला है CrO2Cl2। ये भी समटाइम्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन समटाइम्स पास पेपर्स में आया हुआ है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करेंगे। मोलर मास इसका निकालते हैं 150 ग्राम पर मोल होता है, और मोलर मास के अगेंस्ट मॉलिक्यूल्स कितने होंगे स्टूडेंट्स, एवोगैड्रस नंबर होंगे। सो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल जो है ना, इनका वजन होगा, इनका मास होगा 155 ग्राम। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, डिवाइड कर देंगे मोलर मास को एवोगैड्रस नंबर पे, और 2.78 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो 155 डिवाइड बाई एवोगैड्रस नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2.78 टाइम्स 10⁻21 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 0.7158 ग्राम।
ओके जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 9 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट, मैनी मैनी मोर इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मच मच मोर इंपॉर्टेंट है। मोल फाइंड करने हैं, मैस दिया गया है 9 ग्राम, मोलर मैस है 148 ग्राम पर मोल। तो पहले हम मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल निकालते हैं। मैस ओवर मोलर मैस से 0.06 मोल्स आ गए स्टूडेंट्स। अब हम मोल निकालेंगे ऑक्सीजन एटम के। तो आप देखिए मैग्नीशियम नाइट्रेट के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है, 3 × 2 6 है जी। तो जो मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल है 0.06, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ गया 0.36 मोल्स। इसी तरह से इसी का बी पार्ट है, कैलकुलेट द मोल्स इन 0.822 ग्राम ऑफ C2H4Cl2, यानी डाइक्लोरो इथीन। मोल फाइंड करने हैं, मैस दिया गया है, मोलर मैस आप लोग खुद निकालेंगे 99 ग्राम पर मोल है। तो मोल निकालें जी इसके पहले, तो कितने मोल आ गए जी इसके, मैस और मोलर मैस से 0.0085। अब क्लोरीन एटम के मोल निकालने हैं। क्लोरीन एटम के मोल, अब देखें फार्मूला C2H4Cl2 दिया गया है, इसमें 2 क्लोरीन के एटम है। तो जो मोल निकले हैं इसके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट, 0.17 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। कैलकुलेट द मोल ऑफ क्लोरीन एटम इन 0.822 ग्राम ऑफ C2H4Cl2। सो क्लोरीन एटम के मोल फाइंड करने थे, इसलिए हमने आखिरी लाइन में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 10.037 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई दफा आया हुआ है पास पेपर्स में। मैस दिया गया है 10.037 ग्राम, मोलर मैस आपने निकाल लिया 249.5 ग्राम पर मोल हो गया, ठीक है जी। और मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आप निकालें, मैस और मोलर मैस से 0.0402 आ गए। अब आप कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल निकाल लें, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ठीक हो गया जी, मोल्स को। और ऑक्सीजन एटम्स की तादाद निकालने के लिए कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर में देखें जी कि 9 ऑक्सीजन के एटम हैं। तो जो मोल आएंगे सेकंड लास्ट लाइन में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको स्टूडेंट्स हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स जो है उनकी तादाद आ जाएगी, जो कि 2.18 टाइम्स 10⁻23 है। अच्छा, एंड पे छोटा सा मैंने इंफॉर्मेटिव सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है छोटा सा, कि एस्पार्टेम का फार्मूला दिया हुआ है, इसका मोलर मैस निकालें। स्टूडेंट्स आप सिंपली क्या करेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 18 उसमें ऐड कर दें। और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, 14 × 2 28 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 6 × 5 80 हो जाएगा। तो ये मिलकर 294 ग्राम पर मोल हो गया। इसी में फिर बी पार्ट पूछता है, फाइंड द मैस ऑफ 10.0122 मोल्स ऑफ एस्पार्टेम। तो मोलर मैस है, मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स इसका, अब मैस इन ग्राम आ जाएगा। इसी का सी पार्ट पूछता है 52 ग्राम एस्पार्टेम में उसके मोल निकालो। तो मैस डिवाइड बाय मोलर मैस हम निकालेंगे तो 0.177 इसके मोल्स आ जाते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, एक्सप्लेन विद रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी मेनी टाइम्स पास पेपर्स के अंदर आया हुआ है। आप लोग जानते ही हैं कि नाइट्रोजन एटम है 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन, जबकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 प्रोटॉन्स हैं एंड 14 न्यूट्रॉन्स हैं। इस तरह से कार्बन के अगर हम देखें, ऑन द अदर हैंड कार्बन एटम है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन है, इसके स्पेल ठीक कर लीजिएगा। कार्बन एटम के 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स और 8 ही न्यूट्रॉन्स हैं। लिहाजा कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसके इलेक्ट्रॉन 8 + 6 14 हो गए, प्रोटॉन 8 + 6 14 हो गए, न्यूट्रॉन 8 + 6 14 हो गए। लिहाजा दोनों से मुराद क्या, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट N2 and CO, ये नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली।
चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। Many chemical reactions taking place in our surroundings involve limiting reactant. Explain with reason. तो all chemical reactions certainly involve limiting reactants, otherwise no chemical reaction is stopped. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर उनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व ना हो तो रिएक्शन कभी भी स्टॉप ना हो। जैसा कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है, बड़ी कॉमन सी एग्जांपल, कि ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ वुड इन एयर, कि जब हम लकड़ी को हवा के अंदर, हवा की मौजूदगी में जलाते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं, तो इट इज वुड विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर। एक वक्त आएगा कि लकड़ी सारी जल जाएगी जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है, एंड रिएक्शन स्टॉप्ड, उस वक्त आग जलना बंद हो जाएगी। वेयर एज द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस इन एयर एंड इज एन एक्सेसिव रिएक्टेंट, जबकि एयर के अंदर ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद है और वो स्टिल मौजूद रहेगी, जबकि अकेली ऑक्सीजन जो है उससे आग नहीं जलेगी। लिहाजा इस तरह के बेशुमार रिएक्शंस है। आप ये भी बता सकते हैं कि किसी भी गाड़ी के कंबस्टन चैम्बर के अंदर जो कंबस्टन हो रही है इंजन के चलने के दौरान, वो किस वजह से हो रही है? फ्यूल और एयर आपस में रिएक्शन करते हैं, इन फ्यूल और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं। तो एक स्टेज आती है कि गाड़ी के अंदर फ्यूल खत्म हो जाता है। जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो इंजन जो है वो क्या है, रुक जाता है, बंद हो जाता है। लिहाजा वहां पर भी लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। इस तरह से स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 1 mole of water has 2 mole of bonds, 3 mole of atoms, 10 mole of electrons and 28 moles of total fundamental particles in it. Explain with reason. तो स्टूडेंट्स ये देखें, we know that water has molecular formula H2O, यानी H डैश O डैश H। अब ये डैश जो है ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वाटर के मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड होते हैं, हेंस इट हैज 2 moles of bonds and 3 moles of atoms in it। मींस 1 मोल अगर वाटर है हमारे पास तो उसमें 2 मोल बॉन्ड्स होंगे और 3 मोल्स एटम्स होंगे। 3 मोल एटम किस तरह से हो गए? 2 मोल एटम है हाइड्रोजन की और 1 मोल साथ में शामिल हो गया किसका? ऑक्सीजन का। तो 2 + 1 स्टूडेंट्स कितने हो गए? ये 3 हो गए। अच्छा अब देखते हैं, whereas इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं? ऑक्सीजन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन्स, मीन टोटल 24 पार्टिकल्स है। जबकि 2 हाइड्रोजन एटम्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन कोई नहीं होता हाइड्रोजन के पास। तो कुल मिला के इनके जो है वो 4 पार्टिकल्स हैं। अब 4 और 24 मिलके कितने हो गए स्टूडेंट्स? ये हो गए 28। हेंस 1 वाटर मॉलिक्यूल हैव 28 टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स इन इट। इसके साथ आप एक और लाइन ये वाले जो है ये भी मेंशन कर लें कि ये 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के और 2 इलेक्ट्रॉन है 2 हाइड्रोजन के। तो स्टूडेंट्स 8 + 2 मिलके कितने हो गए? 10 हो गए। तो ये जो बात यहाँ पे लिखी है कि 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप आखिरी लाइन में ये भी लिख सकते हैं कि hence it is clear that 1 mole of water have 10 mole of electron। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 1 mole of sulfuric acid should react completely with 2 mole of NaOH। How does Avogadro's number help to explain it? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइजेस इन वाटर एज H2SO4 goes to 2 hydrogen plus sulfate ion के 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ब्रैकेट में लिख देंगे ट्वाइस द एवोगाड्रोस नंबर, क्योंकि 2 मोल्स है which needs 2 moles of hydroxide ions to neutralize completely, which will come from 2 moles of NaOH। hence reaction देखेंगे 2 NaOH plus H2SO4 goes to Na2SO4 plus water। ओवरऑल रिएक्शन देखें कि 2 जो सोडियम हाइड्रोक्साइड थे इन्होंने 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड दिए और 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड ने 2 मोल हाइड्रोजन आयन दिए। So 2OH negative plus 2H positive goes to 2H2O। Hence it is clear जो है कि 2 mole of NaOH will react completely with 1 mole of sulfuric acid। Question number 19 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। Describe briefly the following terms: evidence of atoms,
एटम्स का एविडेंस क्या होता है? एक्सरे वर्क ने हमें बताया कि एटम्स का डायमीटर 0.2 नैनोमीटर होता है, या 2 टाइम्स 10⁻10 मीटर, यानी 2 एंगस्ट्रॉम होता है। An ordinary optical microscope can measure the size of an object up to 500 नैनोमीटर। और यही वजह है कि हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के नीचे एटम को नहीं देख सकते, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं एटम को देखने के लिए, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम यूज की जाती है। Masses of atoms ranges between 10⁻27 to 10⁻25 किलोग्राम। और एटम के स्मॉल साइज का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि एक फुल स्टॉप जो है उसमें कम बेश 2 मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। इसी में बी पार्ट है कि केमिस्ट्री ऑफ हीमोग्लोबिन बता दे। मैक्रोमोलिक्यूल, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता होता है कि व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, गिव एग्जांपल। इस तरह से भी आ जाता है गिव द केमिस्ट्री ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। इट्स अ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल की डेफिनेशन हमें पता है, ये होती है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मोलर मास 10,000 से ज्यादा हो, वो मैक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं। और हीमोग्लोबिन की बात करें तो इट इज 68 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और इसके अंदर कम बेश 10,000 एटम होते हैं। और ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरियर है। और इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन एंड सल्फर। तो 6 एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। सो दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ हीमोग्लोबिन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री बताएं। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जनरल प्रिंसिपल इंतहाई इजी है कि सबसे पहले हम वो सब्सटेंस लेते हैं जिसका कि हमने एनालिसिस करना है। तो सब्सटेंस को हम क्या करते हैं? पहले वेपर में तब्दील करते हैं। वेपर में तब्दील कैसे करेंगे? हीट करेंगे। तो हम इसका सेंटेंस इस तरह से बना लेंगे कि सब्सटेंस इज वेपोराइज्ड बाय हीटिंग। ठीक है जी। देन आयोनाइज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है जी। आफ्टर दैट क्या है? जब आयनाइजेशन हो जाएगी तो कौन से आयंस बनेंगे? पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस बनेंगे। देन दीज पॉजिटिव आयंस आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज वैल्यूज। वो अपने मास टू चार्ज वैल्यूज की बुनियाद पर अलग अलग हो जाते हैं। एंड फाइनली रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। और हमें पीक्स की फॉर्म में उसका जो है वो डाटा मिल जाता है। एक्चुअली मास स्पेक्ट्रम, जैसे हम वो कह रहे हैं ग्राफ जो हमारे पास हासिल हुआ है, उस ग्राफ को हम मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक्चुअली मास स्पेक्ट्रम इज द प्लॉट ऑफ डाटा जिसमें एक्स एक्सिस में मास नंबर या आप कह लें कि एटॉमिक मास होता है, और वाई एक्सिस में रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस होती है। ठीक है जी। और इसी में बी पार्ट मैंने लिखा हुआ है कि गिव द रोल ऑफ इलेक्ट्रोमीटर इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाता होता है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में इलेक्ट्रोमीटर का रोल बता दे। तो इलेक्ट्रोमीटर इज आल्सो कॉल्ड एन आयन कलेक्टर। जो ये यहाँ पे वर्ड आयन ऐड कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोमीटर ऑल्सो कॉल्ड एन आयन कलेक्टर, यहाँ पे आयन का लफ्ज जरूर ऐड कीजिएगा। इट डिवेलप्स एन इलेक्ट्रिक करंट। The strength of the electric current measures the relative abundance of the ions यानी isotopes। तो इसमें जो करंट की स्ट्रेंथ है वो हमें बताएगी कि आइसोटॉप्स जो हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस क्या है। सो दिस वाज सो फार अबाउट चैप्टर 1 बुक 1। तो फर्स्ट ईयर के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आपका जो पेपर है उसमें आने वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इसी में से ही आएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।